अरे ये क्या आंचल, तुम और वो भी बिना आंचल के? क्या मतलब बाबा? मतलब ये कि तुम्हारा दुपट्टा कहाँ है? ओफो बाबा, इसे कुर्ती और लेगिंग कहते हैं। इसके साथ दुपट्टा नहीं लिया जाता, आजकल यही फैशन है। ये कैसा बेहुदा फैशन है? मैं उन बाप में से नहीं हूँ जो अपनी बेटी को यूं खुली छूट दे दूं। आजकल की पीढ़ी हो, इसका ये मतलब नहीं कि अपनी मर्यादा भूल जाओ। कुछ दिन बाद तेरे भाई की शादी है, तेरी भाभी यहाँ आएगी तो तुझे देखकर वो भी ऐसे ही कपड़े पहनने की जिद करेगी। अगर तुम्हारी माँ नहीं है तो क्या हुआ, तुम्हारा बाप तो है और अपने संस्कारों को संजो कर रखना अच्छे से जानता है। अपने रीति रिवाज और संस्कार मुझे सबसे प्रिय है। रामदीन बहुत ही पुराने विचारों वाला व्यक्ति था। कई साल पहले उसकी पत्नी की मौत कैंसर के कारण हो गई थी। तब से उसने अपने घर को अपने हिसाब से चलाया। वो चंबा नाम के एक छोटे से गांव में रहता था, इसलिए उसकी सोच भी अभी पुरानी थी। उसका एक बेटा राजीव और बेटी आंचल थी। राजीव गांव में ही एक फैक्ट्री में क्लर्क की नौकरी करता था। रामदीन ने उसकी शादी दूर के गांव में रहने वाले अपने दोस्त की बेटी कविता के साथ उनके बचपन में ही तय कर दी थी। कविता के माता पिता बड़े ही गरीब थे, इसलिए उसे पढ़ा लिखा नहीं पाए। पहले तो राजीव को इस बात पर ऐतराज हुआ, लेकिन अपने बाबा की बात काटने का साहस उसमें नहीं था। चंबा गांव की एक प्रथा थी कि गौना या शादी से पहले कोई भी लड़की का चेहरा नहीं देखेगा और न लड़का उसे अपना चेहरा दिखाएगा। ऐसे ही समय बीता और गौने वाला दिन आ गया। राजीव कविता का गौना करने आया तो कविता भागते हुए खिड़की पर जाती है। अरे ये क्या कर रही है पगली? माँ, मेरा दूल्हा आया है, मुझे दूल्हे को देखना है। तू पागल हो गई है क्या? सुहागरात से पहले ना तो लड़की का चेहरा देखते हैं और ना ही दिखाते हैं। अब चुपचाप से बड़ा सा घूंघट निकाल कर अंदर जाकर बैठ जा। और हाँ, ससुराल में भी हर वक्त घूंघट में रहना, समझी? कविता ने अपनी माँ की बात मानी और घूंघट निकाल कर अंदर बैठ गई। फिर पति और पत्नी का एक दूसरे को देखे बिना ही गौना हो गया। विदाई के वक्त कविता की माँ बोली, बेटी अपने ससुराल में जाकर सबसे प्यार से रहना, किसी से जुबान मत लड़ाना, और ये घूंघट परिवार की लाज है, इसकी मर्यादा का ख्याल रखना। लंबा सा सेहरा पहने राजीव अपनी घूंघट वाली बहू के साथ बस में बैठकर अपने गांव की ओर निकल पड़ा। रास्ते में राजीव ने कविता से कहा, कविता अब तो घूंघट हटा लो, वैसे भी हमें कौन ही जानता यहाँ। नाजी ना, माँ ने कहा है घूंघट सुहागरात वाले दिन ही हटाना। अच्छा ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। कुछ देर बाद राजीव का पेट खराब हुआ तो उसने कविता से कहा, कविता अगले बस स्टॉप पर हमें उतरना होगा, वो क्या ना पेट थोड़ा गड़बड़ा रहा है। लेकिन थकान में घूंघट के अंदर कब कविता की आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। उसने राजीव की बात नहीं सुनी। राजीव को भी पता नहीं चला कि कविता सोई हुई है। अगला स्टॉप जैसे ही आया उसके पेट की गुड़गुड़ाहट बढ़ गई और वो तेजी से बस से उतर गया। वो भागते हुए सामने दिख रहे खेत में चला गया। कुछ देर बाद जब वो वापस आया तब तक बस जा चुकी थी। रात का समय हो चुका था। उधर कविता अभी भी बस में सो रही थी। लगभग पूरी बस खाली हो चुकी थी। तभी कंडक्टर, अरे ओ घूंघट वाली, जल्दी से उतरो, बस का आखिरी स्टॉप आ गया, चलो उतरो अब। अरे वो कहाँ गए? मैं कहाँ जाऊँ? मेरे वो कहाँ चले गए? मुझे तो ये भी नहीं पता हमको कौन से गांव में जाना है। कमाल है, ये भी नहीं पता कि कहाँ जाएगी। वहाँ खड़ी एक औरत को उस पर तरस आ गया और वो उसे अपने साथ घर ले आई। लेकिन ऐसा कैसे हो गया कि तुम्हें पता ही नहीं चला? तुम्हारा पति कब बस से उतर गया? मेरी आंख लग गई थी, आज ही मेरा गौना हुआ है। अच्छा तो ये बात है। मुझे लगता है तुम्हारा पति जानबूझकर तुम्हें छोड़कर चला गया है। तू फिक्र मत कर और कल सुबह होते ही तू मेरे साथ थाने चलना, हम वहीं उसकी रिपोर्ट करवाएंगे। अगली सुबह कमला उसे लेकर पुलिस थाने गई। दरोगा साहब, इसका पति इसे छोड़कर भाग गया है, इसलिए इसे यहाँ लेकर आई हूँ ताकि सही जगह पहुँच सके। तो बताओ क्या नाम है तुम्हारे पति का और पता क्या है उसका? नाम? माँ ने अपने पति का नाम लेने से मना किया है। उनका कहना है कि इससे पति की उम्र घटती है और पता तो वो मुझे नहीं पता। अरे तो बिना नाम के हम उन्हें ढूंढेंगे कैसे? चलो अब जल्दी से बताओ। मेरे उनका नाम है राजीव और ससुराल के गांव का नाम मुझे पता नहीं। ए लड़की, हमें गुमराह मत कर, नहीं तो अंदर कर दूंगा, समझी? मुझे नहीं पता। माँ बाबू तो उसे बस कब्बू का ससुराल कहकर पुकारते थे। कौन कब्बू? हमरा नाम, हमको सब प्यार से कब्बू कहकर बुलाते थे। अच्छा तुम्हारा पति वो दिखता कैसा है? हमको क्या पता, हम तो उनको कभी देखे ही नहीं। रे भगवान, ये किससे पाला पड़ गया? अच्छा तुम्हारे गांव का नाम क्या है? वो तो हमको नहीं पता, माँ बाबा उसे हमारा गांव कहते थे। अरे जाओ यहाँ से, इसे एक नाम से तुम्हारा पति नहीं मिलने वाला। उदास मन से वो कमला के साथ वापस लौट आई, लेकिन अब कमला ने भी उसे वहाँ से जाने को कहा। उधर राजीव ने भी उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे उसका कहीं पता नहीं चला। फिर राजीव अपने बाबा से बोला, बाबा आप कहाँ ढूंढे उसे? मैं तो कहता हूँ अखबार में इश्तेहार दे दो। अरे फोटो हो तो इश्तेहार दो ना। अरे फोटो तो घूंघट में थी, लगता है अब उसके मायके खबर भिजवानी ही पड़ेगी। ना ना, ये गलती मत करना, नहीं तो हमारी बहुत बदनामी होगी। राजीव चुप हो गया। जब तक हमरे वो नहीं मिल जाते, ताकि आप हमें अपनी दुकान पर ही रख लो। हमको मठरी, नमकीन, मिठाइयाँ ये सब बनाने आते हैं। आपकी जो बिक्री होगी आप उसमें से हमको थोड़े पैसे दे देना। अच्छा ठीक है। अब वो कमला के साथ उसके घर में रहने लगी और दुकान पर काम करने लगी। एक रोज उसकी दुकान पर कुछ लोग पर्चा चिपका कर चले गए, जिसे देख कविता ने कमला से कहा, कि कागज इन्होंने हमारी दुकान पर क्यों चिपका दिया काकी? अरे ये अपने काम का प्रचार कर रहे हैं। प्रचार मतलब? ये पर्चा चिपका कर इसमें ये अपनी दुकान का प्रचार कर रहे हैं। इस पर्चे पर इनकी दुकान का नाम और फोन नंबर लिखा है, जिससे लोग इनकी दुकान पर आसानी से पहुंच सकते हैं। अब कविता के दिमाग की बत्ती जली और उसने अपनी दुल्हन वाले जोड़े में घूंघट डाले अपनी फोटो खिंचवाई और साथ में अपना नाम और कमला काकी की दुकान का पता और फोन नंबर छपवा दिया। फिर वो सभी बैनर बसों पर लगवा दिए। फिर एक रोज राजीव काम से लौट रहा था तो उसकी नजर उस बैनर पर गई। उसने झट से उस नंबर पर फोन किया और कविता से बात की। वो अपने पिता के साथ कमला की दुकान पर पहुंचा दी। जी कहिए साहब, क्या चाहिए?
अपनी बीवी कविता, मैं राजी हूँ कविता, तुम्हारा पति। रामदीन को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो बोला, अब ये सब मेरी ही गलती है। आज मेरे पुराने विचारों की वजह से मेरी बहू को कितना कुछ सहना पड़ा। मैंने ही तुम्हारी माँ से कहा था कि बहू हमेशा घूंघट में ही रहेगी, लेकिन अब बस, अब मेरी बहू जो कि मेरी बेटी समान बनकर रहेगी, वो अब और नहीं सहेगी। ये कहकर ससुर ने बहू का घूंघट उठा दिया। इन्हीं सब पुरानी परंपराओं के कारण आज भी हमारा देश पिछड़ा हुआ है। अब आज के बाद मैं तुम्हें घूंघट में नहीं रहने दूंगा और तुम्हें पढ़ा लिखा कर शिक्षित बनाऊंगा। ये सुनकर कविता बहुत खुश हुई। रामदीन ने भी अब पुराने विचारों को छोड़ दिया और उसने अपनी बहू को बिना घूंघट रहने की इजाजत दे दी। साथ ही शिक्षित होना कितना जरूरी है ये भी उसे समझ आ गया। माँ, बिट्टू की गर्मियों की छुट्टियां पड़ गई हैं और ये जिद कर रहा है शहर में चाचा चाची के पास जाने की। हाँ तो चल पड़ते हैं ना। वैसे भी रजत और निशा बहू को गांव में आए हुए सालों बीत गए हैं, इसी बहाने हम उनसे मिल भी लेंगे। ये ठीक रहेगा। मैंने भी शहर सिर्फ फिल्मों में ही देखा, इस बार घूम भी आएंगे। मैं आज ही सामान बांध देती हूँ, लेकिन मैं पहले ही कह देती हूँ, मैं अपनी धन्नो को अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैं इसे भी अपने साथ ही ले जाऊंगी। हाँ हाँ ठीक है माँ, तुम उसे भी ले चलो। इसी बहाने बेचारी धन्नो भी शहर घुमाएगी। वर्मा परिवार के सभी सदस्य शहर में रहने वाले अपने बेटे बहू के बताए हुए पते पर पहुंच जाते हैं। दरवाजे की घंटी बजती है। रजत डार्लिंग, देखो ना कौन है। छुट्टी वाले दिन भी आराम से नहीं सोने देते। तुम ही खोल दो ना। निशा दरवाजा खोलती है तो सामने गांव से आया हुआ उसका पूरा ससुराल खड़ा होता है, जिन्हें देख वो हैरान रह जाती है। आप सब यहाँ? हाँ बहू, बड़ा मन था तुम लोगों से मिलने का तो चले आए। ओह अच्छा किया, आइए ना। अरे ये आवाज कैसी? धन्नो भी आई है देवरानी जी। क्या आप गाय को यहाँ लेकर आए हो? हाँ तो मैं क्या उसे अकेला छोड़ती? अब बताई से कहाँ रखूं? हाय मेरा बिटवा, देख तो कैसे सूख गया है। और तू भी। अब तुम दोनों को गाय का दूध पिलाऊंगी, फिर देखना कैसे सेहत बनती है तुम्हारी। सासू माँ इसे सूखना नहीं फिट होना कहते हैं। माँ लाओ, इसे मैं बालकनी में बांध देता हूँ। फ्रेश होने के बाद सभी चाय नाश्ता करते हैं। उस फ्लैट को देखकर विमला कहती है, हे राम, इस घर में तो सीलिंग कितनी नीचे है। अगर अपने गांव के मुखिया यहाँ आते तो वो तो इसमें घुस ही नहीं पाते, उनका तो सर ही टकरा जाता। माँ ये शहर है, यहाँ लोग ज्यादा हैं और जगह कम है, इसलिए ये छोटे छोटे घर बनाने पड़ते हैं। उफ, इन गवार लोगों को किसने बुला लिया यहाँ, बिना बताए अटप के बस। उस रोज निशा सबके लिए गैस पर खाना बनाती है। अगले दिन निशा और रजत दोनों अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। दीदी, हम दोनों को ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, आप खाना देख लेना और हम दोनों की चिंता मत करना, हम बाहर ही खा लेंगे। अच्छा ठीक है देवरानी जी। निशा एक मॉडर्न लड़की थी। उसकी और रजत की लव मैरिज हुई थी। वो भी अपने पति के साथ उसी की कंपनी में नौकरी करती थी। वो शहर में ही रहते थे। कुछ देर बाद वो दोनों ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद विमला हाथ में लोटा और नीम की टहनी लिए बालकनी में जाती है। नदी ना सही, बालकनी ही सही। फिर विमला जैसे ही कुल्ला करती है तो वो पानी सीधे नीचे जा रहे मल्होत्रा जी के हाथ में लिए हुए मिठाई के डब्बे पर जा गिरता है। अरे कौन है? कौन पागल है? किसके घर से ये मेघ बरस रहे हैं? ये देखने के लिए जैसे ही मल्होत्रा ऊपर की तरफ देखता है, विमला जैसे ही ये देखती है वो झट से अंदर भाग जाती है। मल्होत्रा जी को समझ ही नहीं आता आखिर कौन से फ्लोर से उनके ऊपर पानी आकर गिरा। चलो अच्छा है, यहाँ इतनी सारी मंजिलें हैं कि उस मुए को पता ही नहीं चलेगा कि आखिर पानी आया कहाँ से। वहीं दूसरी तरफ चंदर नहाने के लिए बाथरूम में जाता है। क्या 4 दीवारों का घेरा बना दिया है और कहते हैं गुसल खाना बना है। इतनी छोटी सी जगह में तो इंसान का दम ही घुट जाए। आते वक्त मैंने नीचे एक पार्क देखा था। हाँ, वहीं खुले में जाकर नहा लेता हूँ, फिर पास में ही जो मंदिर था उसमें पूजा भी कर लूंगा। चंदर बाल्टी उठाकर पार्क में नहाने चला जाता है। सोसाइटी वाले उसको देखकर उसका खूब मजाक उड़ाते हैं। उधर गांव की गवार जेठानी गैस पर खाना बनाने लगती है, लेकिन उसे गैस ऑन करनी ही नहीं आती। फिर वो अपने साथ लाई हुई लकड़ियों को निकालती है और पार्क से जाकर मिट्टी खोद कर ले आती है। फिर रसोई में चूल्हा बनाकर तैयार कर लेती है और उस पर खाना बनाने लगती है। लेकिन कुछ ही देर में हर तरफ धुआं हो जाता है। सारी सोसाइटी में फायर अलार्म बजना शुरू हो जाता है और सब नीचे उतर कर आ जाते हैं। वो रजत और निशा को भी फोन कर देते हैं। कुछ ही देर में वो भी वापस लौट आते हैं। बालकनी में धन्नो के पास खड़ी सास अपनी बड़ी बहू ममता से कहती है, बहू लगता है भूकंप आया है, सब लोग नीचे उतर आए हैं। तभी सामने वाले फ्लैट से एक औरत चिल्लाती है, जल्दी से नीचे आ जाइए आंटी जी, आपकी फ्लैट में ही आग लगी है, धुआं वहीं से आ रहा है। तभी वहां ममता आती है और चिल्लाते हुए कहती है, अरे नहीं नहीं, वो तो हम चूल्हा जलाए थे, उसी का धुआं है ये। नीचे खड़े निशा और रजत अपना माथा पकड़ लेते हैं। फिर निशा ममता को गैस ऑन करना सिखा देती है। रात का डिनर करने के बाद सब सो जाते हैं, लेकिन बालकनी में बंधी धन्नो रंभाने लगती है, जिससे निशा और रजत को नींद नहीं आती। तो वहीं चंदर और ममता को तो गांव में खुले आसमान के नीचे आंगन में सोने की आदत थी, इसलिए उन्हें भी नींद नहीं आ रही थी। विमला गाय का दूध निकालकर न सिर्फ घर वालों को बल्कि आस पड़ोस में भी दे आती थी। सब बच्चे उसे दादी दादी कहकर खूब लाड़ लड़ाते। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज बेचारी देवरानी जी को तो ड्यूटी के चक्कर में लिपाई का समय नहीं मिलता।
जब से आए हैं हमने उन्हें एक बार भी घर को लीपते नहीं देखा। कोई बात नहीं, एक काम हम ये कर देते हैं। गंवार जेठानी सारे फर्श पर गोबर से लिपा पोती कर देती है, जिससे सारे घर में बदबू फैल जाती है। तो वहीं सास विमला उपले बनाकर हर जगह सूखने रख देती है। शाम को निशा और रजत वापस घर लौटते हैं तो ये नजारा देख निशा गुस्से में रजत से कहती है, रजत अपने इन गंवार घर वालों को यहाँ से चलता करो, नहीं तो ये हमें इस सोसाइटी में रहने लायक नहीं छोड़ेंगे और हमारी इज्जत का फालूदा करेंगे वो अलग। तुम्हें पता है सोसाइटी का सेक्रेटरी मुझसे कंप्लेन कर रहा था कि तुम्हारा भाई छत पर लुंगी में सो जाता है, जिससे लेडीज छत पर योगा करने नहीं जा पाती। हर जगह गाय की गोबर की बदबू आती है। अगर तुम इन्हें घर से नहीं निकाल सकते तो डिवोर्स पेपर पर साइन करने के लिए तैयार रहना। ये सुनकर ससुराल वालों को अपनी गलती का एहसास होता है और ममता उनसे कहती है, माफ करना देवरानी जी, हम ठहरे गांव के गंवार, हमें ये शहरी तौर तरीके नहीं मालूम और हमारी वजह से तुम दोनों अलग मत हो। हम आज ही वापस अपने गांव चले जाएंगे। लेकिन तभी सोसाइटी के बच्चे और आस पड़ोस के लोग वहां आ जाते हैं। नहीं दादी माँ, आप मत जाओ ना, हमें गाय का दूध पीने को कौन देगा। हाँ आंटी जी, भाई साहब, बहन जी, आप सबके यहाँ रहने से हमें अपने गांव की याद नहीं आ रही थी। मजबूरी के कारण हम सब शहरों में रुके हैं, नहीं तो आज भी हम सबके अंदर अपने गांव की मिट्टी बसी है। उन सबकी बातें सुनकर निशा को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो भी अपनी सास से माफी मांगती है। फिर कुछ दिन और उन्हें अपने साथ रुकने के लिए मना लेती है। सबके कहने पर अब वो कुछ दिन और वहीं रहते हैं। अब वो सब